इस वीडियो में हम लोग एल्फ्रेड वेलिंगटन पर्डी का लिखा हुआ पोएम विल्डरनेस गॉथिक का समरी को देखते हुए चलेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको पोएम का टेक्स्ट भी दिखा के रखा है, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं समरी बताता हुआ चलूंगा। अगर आप लोग को लाइन बाय लाइन एनालिसिस चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियो में कॉमेंट डाउन कीजिएगा, तब मैं एक लाइन बाय लाइन एनालिसिस का भी वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा। ओके। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मेरा ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एल्फ्रेड वेलिंगटन पर्डी, जिनको शॉर्ट में एल पर्डी भी कहा जाता है। वो एक कैनेडियन राइटर हैं। इनको फेमसली वर्किंग क्लास पोइट भी माना जाता है या वर्किंग क्लास राइटर भी माना जाता है, क्योंकि इनका फॉर्मल एजुकेशन और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फेमिलियल बैकग्राउंड है वो बहुत सॉलिड कुछ था नहीं। ठीक है, तो फिर भी इसीलिए इनको सेल्फ टॉट पोइट भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नॉलेज या बहुत ज़्यादा पोइट्री कंटेम्प्रेरी चीज़ों से इनका उतना ताल्लुका था नहीं। ये मानते थे कि राइटिंग का अपना जो आनंद है वही उसका इनफ रिवॉर्ड है, इसीलिए अलग से उसका पीछे भागना या नाम जश ख्याति ये सब होना, ये सब के पीछे वो नहीं थे। वो अपने लिखते थे और इसी से उनको आनंद मिलता था। दैट वाज हिज फुलफिलमेंट। हालांकि आखिरकार आगे पहला कुछ उनका वर्क फेलियर साबित होने के बाद आगे चल के कुछ कुछ वर्क की वजह से उनका पूरा कनाडा और कनाडा का बाहर भी पूरा इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड उनका नाम जाना। उनको गवर्नमेंट जनरल्स लिटरेचर अवार्ड भी मिला था। और ये जो पोएम विल्डरनेस गॉथिक है, ये उनका वाइल्ड ग्रेप वाइन नाम का जो पोइट्री कलेक्शन है 1968 में पब्लिश हुआ था, उसमें से ये पोएम लिया गया है। ओके, अब आइए इसका समरी को समझते हैं। पहला स्टैंजा में पोएट एक व्यक्ति को देख रहे हैं। ठीक है, रॉबिन लेक नाम का एक जगह है। रॉबिन लेक के पास वो व्यक्ति खड़ा होकर क्या कर रहा, एक चर्च का स्पायर को मरम्मत कर रहा। स्पायर यानी होता है कि आपका जो डोम का जो छद होता है ना, त्रिकोण या पिरामिड आकृति का जो टॉप टावर, चर्च टावर टाइप का छद होता है या टावर होता है, उसी को स्पायर कहते हैं। तो एक चर्च का स्पायर में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आया है। अब एक आदमी उसको मरम्मत कर रहा है। ठीक है, ये है सीन। इसको ऑब्जर्व कौन कर रहे हैं? इसको टू शोर्स अवे यानी दो शोर, ओके, दो बीच पीछे से, यानी थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है उतना दूर से कौन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? शायद हम लोग का पोएट खुद, पोएटिक पर्सोना। ठीक है, और वो अपना ऑब्जर्वेशन का बेसिस में ये पोएट्री लिखे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि वो जो व्यक्ति चर्च का स्पायर ठीक कर रहा है, वो उसके पास सॉलिड कोई लैडर या सेफ्टी इशू भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, उसको देख के लग रहा है कि वो ही इज हैंगिंग इन द स्काई। ठीक है ना, वो आसमान में लटक रहा है सिर्फ एक पीस रोप का जरिए। ठीक है, तो कभी भी वक्त वो गिर सकता है, कभी भी वक्त उसको चोट पहुंच सकता है। अगर वो गिरे तो उसको बचाने के लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कुछ नहीं है। बस इतना रिस्की काम वो कर रहा है। और क्यों? क्योंकि उसका अंदर का डिवोशन, उसका जो भक्ति है, उसका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, वही उसको ये चर्च का काम करने के लिए एक तरीके से इंस्पायर कर रहा है। और यहाँ पे ये जो चर्च का स्पायर को वो ठीक कर रहा है, इसको गॉड्स बेली स्क्रैचर बताया गया है। इसका मतलब क्या कि ये गॉड का जो पूरा स्कीम है यूनिवर्स का, उन्होंने जितना भी क्रिएशन किया है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उसका सामने इतना छोटा सा रिस्क लेना तो ज़र्रा बराबर भी वैल्यू नहीं रखता। तो जैसे हम लोग कोई भी कारण से अपना शरीर का कोई पार्ट को स्क्रैच करते हैं, तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम तो है नहीं। ठीक है, तो वैसे ही गॉड का महत्व के लिहाज से देखा जाए तो अपना जान का जोखम लेके अगर कोई चर्च का स्पायर को ठीक करता है, तो ये इंसानी नज़रिए से तो काफ़ी बड़ा रिस्क है। लेकिन गॉड के नज़रिए से देखा जाए, गॉड का काम में लग रहा हूँ ये दिमाग में लेके देखा जाए, तो वो कुछ नहीं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये व्यक्ति का भी डिवोशन इतना ही हाई लेवल का था कि वो अपना ज़िंदगी का रिस्क को नकार करके वो चर्च का स्पायर को ठीक कर रहा था। और इतना परफेक्शन के लेवल से ठीक कर रहा था कि जैसे लगे कि जब तक एक भी जगह, एक भी इंच ऐसा नहीं बच जाएगा जहाँ पे वो कील ठोक के रिपेयर नहीं कर सकता, तब तक वो अपने काम को कंटिन्यू किया जाएगा। और उसका जो ये फेथ है ना, ये फेथ लेवल नॉर्मल फेथ लेवल को ट्रांसेंड कर चुका है। ये अब ट्रांसेंडेंटल फेथ बन चुका है। ये अब नॉर्मल ह्यूमन फेथ नहीं रहा। वो ऑलरेडी जैसे खुद को देख पा रहा है
कि इस फेथ का जरिए या इस काम का जरिए वो खुद को हेवन तक ले जा सकता है, वो खुद को डिविनिटी से कनेक्ट कर सकता है, वो खुद को गॉड से जोड़ सकता है। ये एक कड़ी है, ये चर्च का स्पायर ठीक करना बस उसके लिए एक काम नहीं है, ये एक कड़ी है अपने डिविनिटी का साथ खुद का सेल्फ को जोड़ने का। और यही डिवोशन से उसको इतना मोटिवेशन, इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक जेकब का एक मतलब मेंशन आता है, यहाँ पे एक मिथ भी आप जान के रखिए जो कि आपको रिलेट करने में सुविधा होगा कि जेकब ने यानी प्रॉफिट जेकब जो कि आपका बिब्लिकल मिथ में आता है, उन्होंने अपना सपने में एक सीढ़ी को देखा था जो कि सीधा लेके चल जाता है कहाँ, हेवन में। तो यहाँ पे क्या बताता है कि उस जेकब का जो फेथ था या जेकब का जो वो ड्रीम था, उसके साथ भी ये जो वर्कमैन है, ये जो चर्च ठीक करने वाला है, इसका फेथ टक्कर दे रहा है। यानी वो एक प्रॉफिट थे, इतने बड़े दर्जे का होने के बावजूद उनका जो मतलब लेवल ऑफ थिंकिंग था या उनका जो डिवोशन था, उससे कुछ भी कम नहीं आता जा रहा इस नॉर्मल मैन का डिवोशन को। वो अपने डिवोशन की बदौलत ही वो कॉमन मैन से एक अनकॉमन मैन पे लेवल पे वो अपग्रेड हो गया है। ठीक है, फिर वो उसका काम का थोड़ा सा बढ़िया से स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि वो क्या कर रहा, वो जो रॉटन टिम्बर है यानी जो सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है उसको हटा करके उसमें स्ट्रॉन्ग वुड ऑफ पाइन को, पाइन पेड़ का जो सख्त लकड़ी होता है उसको डाल रहा। फिर वो क्या कर रहा कि आसमान का जो नीला गुफा है, मतलब आसमान को यहाँ एक नीला गुफा के साथ तुलना किया गया है, वहां पे वो हैमरिंग किए जा रहा इंसेसेंटली। ठीक है, लगातार वो उसमें हैमर किया जा रहा, कील ठोके जा रहा। एक्चुअली कील तो वो आसमान में नहीं ठोक रहा, कील ठोक रहा वो चर्च का स्पायर में, लेकिन देख करके ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान में ही वो ठोक रहा है। ऐसे उसका बुलंदी है, जैसे उसका हर घाव, हर ब्लो सिर्फ चर्च को नहीं लग रहा, पूरा आसमान को वो एक तरीके से टच कर रहा है, पूरा हेवन को वो एक तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और उसको काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ रहा है, उसको ग्रेविटी का प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ा है। जाहिर से बात है, उतना ऊंचा में वो बस एक रस्सी के बल मतलब ऐसे हैंग करते हुए अगर काम करेगा तो ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क करेगा, उसको लगेगा मैं नीचे गिर जाऊंगा। और किस चीज़ के साथ उसको डील करना पड़ रहा है, स्काई नेविगेशन, कि आसमान में एक तरीके से अपना हैंगिंग अवस्था में अपना डायरेक्शन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप अगर ज़मीन पे खड़े हो, आपको लगे कि मैं थोड़ा बायां साइड मुड़ के इस जगह ठोक लूँ, थोड़ा दायां साइड हट करके मैं अपना एंगल ठीक कर लूँ, आसान है, लटकते हुए वो बहुत मुश्किल है। तो वो एक नेविगेशन का इशू आ रहा। और किस चीज़ का इशू आ रहा, मिथोपोइया। मिथोपोइया का मतलब होता है मिथ क्रिएटिंग फैकल्टी, मिथ जनरेटिंग एबिलिटी, आपका एक मिथ तैयार करने का सक्षमता। तो यहाँ पे जैसे उसको लग रहा है कि मैं अगर ये चर्च स्पायर का जो ठीक कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ठीक कर दिया, मैं मेरा फेथ का जो काम है वो तो मुकम्मल होगा ही होगा, प्लस मेरा इतना डिफिकल्टी के साथ जूझ करके ये स्पायर ठीक करना, ये खुद ब खुद आगे चल के एक लेजेंड, एक मिथ बन के रह जाएगा जो जनरेशन तक जनरेशन को इंस्पायर करेगा कि अपना ह्यूमन वीकनेस को नकार करके अपना फुल पोटेंशियल लेकर के गॉड की तरफ बढ़ने का। तो ये भी एक यहाँ पे वो ड्रीम लाइक एक मिथोपोइक पावर में खुद ब खुद को अपग्रेड कर देता है। फिर क्या बोलता है कि उसका ये जो टाइम दे रहा, ये जो लेबर दे रहा, ये वो वॉलंटियरली दे रहा है, मतलब इसके लिए उसको कोई अलग से पैसा नहीं मिल रहा, इसके कोई उसको सैलरी नहीं दे रहा, वो बगैर पैसे के अपना ये श्रम को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम के लिए वो अपना सेक्रीफाइस कर रहा। और ये एक नॉन यूनियन जॉब है। नॉन यूनियन जॉब यानी कि जो जिस जॉब को गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करता है, जिस जॉब का कोई कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड या इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब रहे या कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज जॉब रहे, तो उसमें आपको कुछ बेसिक सैलरी मिलेगा, कुछ अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ पर्क्स मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पे उसको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो काम किए जा रहा अपने ज़िंदगी का रिस्क लिए। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है सीन, वो वर्कमैन से शीन शिफ्ट होकर कहाँ जाता है, एक हार्वेस्ट के एरिया में, एक खेत में, जहाँ पे चारों तरफ जो गोल्डन कलर हो गया है, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है ना, मतलब अब हार्वेस्ट का टाइम हो गया है, द क्रॉप्स हैव राइपेंड। ठीक है, फिर क्या चारों तरफ यहाँ स्काई का ब्यूटी बताया जा रहा है, जो बारिश हो रहा, वाटर का ब्यूटी बताया, मतलब नेचर का ब्यूटी थोड़ा सा डिस्कस किया जा रहा है। और इसी बीच में किसका अवतारण हुआ, डेथ का। यहाँ पे डेथ को बताया जा रहा है कि वो नेचर में, वो हर खूबसूरती का बीच में, हर एक एबंडेंस के बीच में, हर एक लिवलीहुड का अंदर वो पनप रहा है। डेथ हम लोगों के अंदर ही है, डेथ लाइफ का ही एक पार्ट है और वो हर जगह है, बस हम लोग उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अभी उसने क्या किया, रास्ते में आते हुए, हाईवे में आते हुए 3 पंछियों का उसने जान लिया, 3 पंछी उसके शिकार बने।
ये बीच में ये कहने का मतलब है कि डेथ हम लोग के आसपास ही है और डेथ उस वर्कमैन का भी आसपास है, कभी भी डेथ उसका जान ले सकता है और ये वो वर्कमैन खुद भी जानता है, लेकिन फिर भी डेथ का डर को वो डेथ का डर से वो जीत चुका है, ठीक है, अपने भक्ति में। फिर थर्ड स्टैंजा में वो फिर से सीन शिफ्ट करते हैं और वो अब कहाँ चले जाते हैं, वो अब टाइम और स्पेस दोनों में ही वो मूवमेंट करते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं 15th और 16th सेंचुरी के काफ़ी फेमस वुड कट एक्सपर्ट थे, यानी जो लकड़ी को काट करके स्कल्पचर बनाते थे, खास करके रिलीजियस स्कल्पचर बनाते या रिलीजियस पेंटिंग्स बनाते थे। उनका नाम था एल्ब्रेक्ट ड्यूरर, ठीक है। तो उनका एक पेंटिंग या कहा जाए उनका एक स्कल्पचर का यहाँ पे रेफरेंस आता है जिसका नाम है द फॉल ऑफ आइकेरस। ये फिर से एक मिथ के साथ ये हम लोगों को स्टोरी को जोड़ता है। मिथ दरअसल ऐसा है कि आइकेरस और उसका पिता डिडेलस एक बार एक जगह एक द्वीप में बंदी होकर के थे। वहां से निजात पाने के लिए डिडेलस और आइकेरस ने क्या किया, एक वैक्सिन विंग बना, यानी मोम का बना हुआ पंखा, आई मीन विंग। तो उस विंग का बदौलत वो दोनों ही उड़ करके उस द्वीप से आज़ाद हुए और अपने घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन आइकेरस क्या किया, उसका जो ये न्यू फाउंड एबिलिटी था कि उड़ना, इसको वो इतना एंजॉय करने लगा कि वो डिडेलस के बार बार वार्निंग देने के बावजूद वो बहुत ऊपर ऊंचा चल गया, हाइट में चल गया, सन के बहुत नज़दीक चल गया। सन का हिट से उसका मोम पिघल गया, वैक्सीन विंग पिघल गया और वो बेचारा गिरा और अपने बाप डिडेलस के आंख के सामने गिरा और उसका मौत हो गया। तो ये है, इसका एक मिथ है फॉल ऑफ आइकेरस। इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक एम्बिशन का साइड इफेक्ट को दर्शाता है कि ज़्यादा अगर टू मच एम्बिशन हो जाए और रियलिस्टिक कंसिडरेशन ना रहे, रियलिटी का ज्ञान ना रहे, कोई अपने एबिलिटी को कंट्रोल करना ना सीखे, तो उसका फॉल भी अनिवार्य है। तो एक तरीके से ये फिर से ये वर्कमैन को रिलेट कर रहा है कि वर्कमैन जो अपना एक हाई एम्बिशन है, हालांकि उसका एम्बिशन का एंड कुछ खराब नहीं है, वो कोई पैसा के लिए या कोई पावर के लिए एम्बिशन नहीं है। उसका एम्बिशन क्या है, उसका एम्बिशन है टू गेट इनटू हेवन, टू गेट द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ये उसका, टू गेट इनटू द पैराडाइज, ये उसका ख्वाब है, ये उसका एम्बिशन है। लेकिन इसका बीच में भी बताया गया है ये एम्बिशन भी उसका सक्षमता से बाहर है और इस ये हो सकता है कि इस पाने का वो जो प्रयास कर रहे हैं इसमें वो पाए तो नहीं, पर उसका अपना डाउनफॉल हो जाए, उसका अपना डिस्ट्रक्शन यानी उसका अपना डेथ हो जाए, ठीक है। तो अब उस पेंटिंग या स्कल्पटर का बारे क्या बात किया जा रहा है कि वो पिक्चर अभी पूरा बना नहीं, वो इनकम्प्लीट है। और जो गॉथिक एंसेस्टर्स है ना, वो मिडिएवल्स का यानी मिडिल एज का आसमानों से वो गॉथिक जो एंसेस्टर, जो पूर्व पुरुष है, वो लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, एंड डावर फेस ट्रैप्ड, और जो एक फेस है, एक बेचारा टेंस्ड जो चेहरा है, वो ट्रैप होकर के है, वो सिर्फ देख रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा इस मूर्ति को। आई मीन ये डावर फेस यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिडालस को, कि डिडालस दूर से बेचारा अपना बच्चे का, अपना संतान का डाउनफॉल को देख रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पे डिडालस का हेल्पलेसनेस का साथ ये जो ऑब्जर्वर है ना, जो पूरा पोएम को देख रहे हैं, वो अपने हेल्पलेसनेस को लिंक करते कि वो भी देख रहे हैं। जैसे डिडालस अपना बेटा आइकेरस को देख रहा था लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया, वैसे ही हम लोग का जो स्पीकर है, मतलब ऑब्जर्वर है, वो भी उस वर्कमैन को देख रहे हैं कि वो अपना एम्बिशन में ऊंचा जा रहा और वो गिर सकता है, लेकिन फिर भी बस उसको देखते रहना छोड़ करके इनके पास करने के लिए और कुछ खास है नहीं, ठीक है। और फिर क्या है, फिर वो वाइफ्स के बारे थोड़ा मेंशन करते हैं, वर्क सॉर्डेन वाइफ्स। वर्क सॉर्डेन वाइफ्स का मतलब होता है कि काम कर करके थक हार जाने वाला, जिंदगी में जिसका बस काम ने जिंदगी को चूस लिया है, ऐसा महिलाएं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्वाभाविक बात है, यहाँ वर्किंग क्लास वुमेन का बात किया जा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने शरीर का अंदर, बन के अंदर ऐसा कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जो दिन भर जो अमानविक परिश्रम उन लोग से करवाया जाता है, उसका बाद भी कुछ तो कुछ ना कुछ वो लोग के अंदर है जो वो लोग को मूविंग करके रख रहा है, एक्टिव करके रख रहा है, नेक्स्ट डे का जो स्ट्रगल है उसके लिए प्रस्तुत करके रख रहा है और नेक्स्ट डे का स्ट्रगल में जितवा भी रहा ताकि वो फिर से आगे अपनी जिंदगी चलाए जा रहा है और उनको जिंदगी जीने का भी मतलब ख्वाहिश जो है वो अटूट है, बरकरार है। तो क्या ऐसा शक्ति है, क्या ऐसा मिस्ट्री है, क्या ऐसा पावर है जो इतना प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज का बावजूद जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रही? क्या वही पावर ये वर्कमैन को भी मोटिवेट कर रहा कि अपना रिस्क का बावजूद भी अपना लक्ष्य में आगे पहुंचने में? फिर वो किस चीज का बात कर रहे हैं कि एक, अच्छा, फिर वो कुछ साइंस का बात करते हैं कि कुछ जो सतर्कताएं हैं या कुछ जो सिंबल्स है, जैसे
फायर एंड ब्रिमस्टोन का वो बात करते हैं, फायर एंड ब्रिमस्टोन इन द सेंस हेलिश डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन जो कि आपको बर्बादी की तरफ लेके जाए, ठीक है, एनी इविल ओमेन। फिर किस सिंबल को बात करते हैं, टू हेडेड काफ बॉर्न इन द बार्न लास्ट नाइट, यानी पिछला रात बर्न में जो एक दो मुंह वाला बछड़ा पैदा हुआ था, ये भी एक खराब निशानी या कुछ बुरा चीज होने का, कुछ मैजिकल, कुछ सुपरस्टिशियस, कुछ डार्क एनर्जी का ये सिंबलाइजेशन है। फिर क्या है कि शार्प फीमेल एगनी, या फिर लड़की का कोई या नारी जाति का कोई बहुत ज्यादा दुख तकलीफ। तो इन तीनों ही इमेज को अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि यहाँ कुछ नेगेटिव चीज, कुछ एक लॉस टाइप का, जैसे कुछ खोने वाला है, कुछ गिरने वाला है, कुछ मरने वाला है, कुछ जाने वाला है, इस टाइप का एक मतलब इन्वायरमेंट यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है। फिर वो बताते हैं कि ये सब किस वजह से हो रहा, एन एज एंड अ फेथ मूविंग इनटू ट्रांजिशन, क्योंकि एक पूरा जो दौर चल रहा है, जो पूरा जमाना चल रहा है, वो क्या, वो ट्रांजिशन के थ्रू जा रहा, वो बदलाव के थ्रू जा रहा, कुछ कुछ पुराने जमाने का जो ख्यालात और खूबियां है वो मिट रहा है, नया जमाना आ रहा है, नया ख्यालात आ रहा है। तो ये जंक्शन पॉइंट में खड़े हुए हैं आदमी लोग, both of their surrounding change of modernity and the change in their faith। पहले उन लोगों का धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति जितना लगाव था वो अभी और नहीं रह रहा, उसमें भी चेंज आ रहा। तो यही सब चीज के वजह से एक टेंशन चल रहा, ओके, बिटवीन देयर इनर वर्ल्ड एंड देयर आउटर वर्ल्ड। ये जो फ्यूड चल रहा ना, इसी का वजह से कुछ टेंशन आ रहा, कुछ नेगेटिविटीज आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो लोग का जो कोल्ड डिनर और न्यू बेक ब्रेड है वो एक फेलियर हो जा रहा। यहाँ कोल्ड डिनर और न्यू बेक ब्रेड क्या है, ये एक तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ या ट्रेडिशनल फेथ को सिंबलाइज करते हैं, और नया तरीके से वो कुछ भी जो बनाने का कोशिश कर रहे हैं या नया चीज को अपनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी वो लोग को कंप्लीट सक्सेस नहीं मिल रहा है। एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल वो लोग एक क्राइसिस में खुद को मान रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस में खुद को देख रहे हैं। अब आखिरी लाइन में दोबारा ये सब चीज से हट करके वही वर्कमैन के पास वापस जाया जाता है, और अब बहुत खूबसूरत तरीके से उसका जो अंत है उसको एक तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है। बताया जाता है चारों तरफ का परिवेश जैसे थम गया है, शांत सा हो गया है, जो गहरा जंगल है वो जैसे कांप उठ रहा है, जो वाटर ड्रॉप्स है वो जैसे एक जगह थम गए हैं, रुक गए हैं, पॉज हो गए हैं, ठीक है, जो घर है वो वैसे ही टूट रहा जैसे एक डबल जर्दा वाला अंडा टूटता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होने वाला है, सारे पेड़ों के पत्ते एकदम थम से गए हैं, हवा नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे द कामनेस बिफोर अ स्टॉर्म, तूफान के पहले का जो शांति है उसको, मतलब इतना सब चीज शांत है तो कुछ ना कुछ गलत तो अब होने वाला है। टू शोर्स अवे, दो शोर दूर, मतलब मैं तो जो ऑब्जर्वर है वो तो दो शोर दूर है, और वो दो शोर दूर जो वर्कमैन काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, हैमर, अभी तक वो स्काई में हैमरिंग किए जा रहा है, अभी तक वो चर्च को ठीक करने में लगा है, अभी तक वो अपने एम्बिशन में लगा हुआ है। आखिरी लाइन में हम लोग को पूरा चीज समझ में आ जाता है, परहैप्स ही विल फॉल, शायद वो गिरेगा। अब यहीं पे आके पोएम खत्म हो जाता है, तो हम लोग को ये एश्योरेंस तो नहीं मिलता है कि वो गिरा, उसका मौत हुआ, या फिर वो संपूर्ण रिस्क को अवॉइड करके चर्च को कंप्लीट किया, ये हम लोग को नहीं पता चलता, और जानबूझ करके डिलिबरेटली ये कंफ्यूजन में हम लोगों को छोड़ा गया है, क्योंकि लाइफ में हम लोगों को पता नहीं रहता कि जो रिस्क हम लोग लेने वाले हैं वो अल्टीमेटली रिस्क को मतलब वो रिवॉर्ड गिविंग होगा, या फिर वो हम लोगों का ही जिंदगी को और भी बर्बादी का तरफ लेके जाएगा। तो ये एक तरीके से जो डाइकोटमी ऑफ थॉट है ना, ये जो डिसीजन मेकिंग में जो कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या ना करे, क्या रिस्क ले क्या नहीं ले, क्या रिस्क लेना मतलब उतना वर्दी है भी या नहीं रिलीजियन के लिए या कोई भी टारगेट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पहले से अभी अभी जमाना बदल रहा है, फेथ बदल रहा है, तो ये क्राइसिस आदमी का दिमाग में आ जा रहा, और ये क्राइसिस को बस वही जीत सकता है जिसका मन में फेथ कंप्लीटली प्रोफाउंड हो, वही इस सब रिस्क को हटा करके अल्टीमेटली अपना गोल अचीव कर सकते हैं, भले ही उस गोल अचीव करने में उसका वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली उसको जो गोल था, अटेनिंग था कि पैराडाइज जाना, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलना, वो अल्टीमेटली उसको शायद मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जितना भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे और भी पोएट्री, ड्रामा, नॉवल, ऐसे कुछ भी चीज़ के ऊपर आपको हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, उसमें भी हम लोग वीडियो बना के रखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।